Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of January 2025. 27 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कल 26 जनवरी थी, परेड का दिन था, इसलिए मैं नहीं बना पाया न्यूज़ आर्टिकल, क्योंकि सुबह से शाम तक तो मैं उसी में व्यस्त रहा। तो आई होप आप लोग उसको माइंड नहीं करेंगे और आपने तैयारी दोबारा से शुरू कर देंगे। आपने कल भी की होगी, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। आज से आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। शाम को पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऐप पे ही अपलोड होगा, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो साल भर का करंट अफेयर्स उसमें रिवाइज होगा, बहुत जल्दी हम करेंगे, इसलिए ये मत सोचिएगा कि टाइम लगेगा, क्या लगेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है साल भर करंट अफेयर्स अच्छे से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स फ्रंट पेज से। रिपब्लिक डे शोकेसेस डाइवर्सिटी मिलिट्री माइट। अब देखो इस आर्टिकल में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, है ना। जो की पॉइंट है, देखो 3 बुलेट्स में मैंने नोट कर रखे हैं। सबसे पहला जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस टैब्लो जो है वो रोल डाउन किया गया कर्तव्य पथ पर, जहां पे पूरा परेड हुआ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ ट्राई सर्विसेज टैब्लो, है ना। टैब्लो अलग अलग राज्यों के भी रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी रहते हैं, और इस बार ट्राई सर्विस टैब्लो पहली बार दिखाया गया, जिसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। थीम क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत। और इसमें डिपिक्ट किया गया ज्वाइंट ऑपरेशन रूम को, ज्वाइंट ऑपरेशन रूम दिखाया गया था। ट्राई सर्विसेज का टैब्लो पहली बार था। ट्राई सर्विसेज मतलब आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स और आपका नेवल जो फोर्स है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फर्स्ट थिंग जो हुई इस बार। इसके बाद मिसाइल्स कौन कौन से डिस्प्ले की गई थी तो वो बता दूं आपको। तो टैंक T-90 जिसको बोलते हैं, भीष्म टैंक बोलते हैं, टैंक T-90, नाग मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया, ब्रह्मोस दिखाया गया, पिनाका दिखाया गया, अग्निबाण। अग्निबाण क्या है तो देखो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अग्निबाण क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। देन संजय जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, संजय, वो दिखाया गया। ऑल टेरेन व्हीकल, सारे रास्तों में चलने वाली जो गाड़ी है, चेतक जिसको बोलते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल, वो दिखाई गई, है ना। देन लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग दिखाया गया। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम जिसको एरावत बोलते हैं, व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम एरावत दिखाया गया। क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स जिसको नंदी घोष और त्रिपुरंतक बोलते हैं, नंदी घोष और त्रिपुरंतक, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स जिनको बोलते हैं। एंड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो ये जो जितने नाम वाले हैं ना, याद कर लेना, कई बार यूपीएससी पूछ चुका है ना, 18 में पूछा था, 17 में पूछा था, तो ऐसे नाम वाली चीजें पूछा, ध्रुव पूछा हुआ है जैसे, है ना। तो बजरंग क्या है? लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। नंदी घोष और त्रिपुरंतक पूछ ले तो क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स हो गए। एरावत पूछ ले तो क्या है? ये व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम है। चेतक पूछ ले तो ऑल टेरेन व्हीकल है, ठीक है। तो ये मेन याद रखेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको टेबलोस बताऊंगा अलग अलग राज्यों के। तो मध्य प्रदेश का जो टेबलो था उसने रिटर्न ऑफ चीताज, चीता जो रिटर्न किए गए हैं ना यहाँ पे पालपुर, कूनो और इन सब जो चंबल वाले रीजन में लाए गए हैं, तो उनको शोकेस किया गया। देन जो झारखंड स्टेट का टेबलो था उसमें रतन टाटा जी को फोकस रखा गया था। लेट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को वॉज द सेंटर ऑफ द टेबलो फॉर द झारखंड स्टेट। एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ की थीम रखी थी, जिसमें समुद्र मंथन, अमृत कलश, है ना, होली मैन बाथिंग इन द गंगा संगम, ये दिखाया गया था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के टेबलो ने एतिको पक्का वुडन टॉयज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एतिको पक्का वुडन टॉयज दिखाया गया आंध्र प्रदेश के टेबलो में। और इट्स अ 400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन, जहाँ पे इको फ्रेंडली, सीमलेस, वाइब्रेंट एंड टॉक्सिक फ्री नेचर के टॉयज बनाए जाते हैं ना। तो याद रखिएगा, एतिको पक्का टॉयज, वुडन टॉयज कहाँ के हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश के, जीआई टैग भी मिला हुआ है। कर्नाटका में जो थीम थी वो थी लाकुंडी, इट्स अ क्रैडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट। स्टोन क्राफ्ट दिखाया गया लाकुंडी नाम की जगह का कर्नाटका के टेबलो में। तो लाकुंडी विच वाज द क्रैडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्टिंग दिखाई गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 150 साल मौसम भवन के जो हुए हैं उसको शोकेस किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, देखिए आपसे, मतलब आपका जो IMD है ना, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 150 साल में। देन प्रलय मिसाइल मैंने परसों भी बताई थी आपको। तो प्रलय मिसाइल क्या है? इंडिजिनस प्रलय मिसाइल विच इज अ शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखिएगा, 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है।
क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, ये शोकेस किया गया था। इसके अलावा निर्भय जो 1000 किलोमीटर की रेंज है वो भी शोकेस किया गया था, और संजय जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है वो शोकेस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, है ना। देन नो एडिशनल फंड्स फॉर मनरेगा वेजेस डिलेड। यहाँ पे बात चल रही है मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि 2005 में लाई गई थी, और इसमें 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है फॉर द रूरल वर्क। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा मनरेगा के, 100 दिनों का एक तो रोजगार दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, अनस्किल्ड यूथ, अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है यूथ को ऑफ द रूरल एरियाज स्पेशली याद रखिएगा, है ना। अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, रूरल एरियाज में अनस्किल्ड जो यूथ है उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो ये 3 कीवर्ड जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात चल रही है कि इतना डिले हो गया है पेमेंट में, लेकिन अभी भी एडिशनल फंड जो है वो गवर्नमेंट ने एलोकेट नहीं किए हैं, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बताया कि लगभग दे वर शॉर्ट ऑफ 4315 करोड़ ऑफ फंड, 4315 करोड़ फंड कम है। जबकि सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 जो है मनरेगा एक्ट में, वो कहता है द डिस्पर्समेंट ऑफ डेली वेजेस शैल बी मेड ऑन वीकली बेसिस और इन एनी केस नॉट लेटर देन फोर्टनाइट, है ना, आफ्टर द डेट ऑन विच सच वर्क वॉज डन। मतलब वर्क कंप्लीट होने के, मतलब जिस भी दिन का काम है उस दिन से 15 दिनों से ज्यादा लेट नहीं हो सकता है पेमेंट आपकी। तो 15 दिन मैक्सिमम डिले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, बट सेंटर हैज नॉट एलोकेटेड। याद रखिएगा, मनरेगा स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 60 और 40 का इसमें रेशियो चलता है। सेंटर 60% देता है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, एंड रिमेनिंग जो होता है 40% वो देता है आपका स्टेट्स देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, and this is how the thing goes on. I hope you got clarity. आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल हुआ अभी रिसेंटली, जिसमें 150 से ज्यादा स्पीशीज वहाँ पे बर्ड्स की देखी गई। तो इसमें कुछ रीजन्स थे फॉरेस्ट के जो सुंदरबन एरिया में फॉल करते हैं। तो एक तो माटला फॉरेस्ट लिखा है, देखो। तो माटला फॉरेस्ट अगर आपसे कभी पूछे तो सुंदरबन का है, कलस फॉरेस्ट एरिया या सजने खली एरिया पूछे तो माटला, कलस और सजने खली ये रीजन अगर पूछे फॉरेस्ट के कहाँ पे फॉल करते हैं तो ये सुंदरबन रीजन में फॉल करते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और कुछ बर्ड के स्पीशीज के नाम भी थे, जैसे यूरेशियन करल्यू। अगर ये करल्यू स्पीशीज लिखी आई तो आपको याद रखना है कि ये इट्स अ बर्ड स्पीशीज। यूरेशियन करल्यू, ब्राउन विंग्ड किंगफिशर तो आपको याद रहेगा, लेकिन यूरेशियन करल्यू ये आप अलग से याद रखेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल एज वेल। अब अगली न्यूज है, कीप अ वॉच ऑन थायराइड डिसऑर्डर, डू रेगुलर चेकअप। तो बहुत ज्यादा जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड कैंसर है, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। और अगर आप सर्वे कराएं तो 30 से 40% लोगों में आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। थायराइड होता क्या है मैं आपको बताऊं। थायराइड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। गले के नेक के बेस में ये लोकेटेड रहता है। इट्स अ वेरी स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, एंड ये एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे, इट इज जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखिएगा किस सिस्टम का हिस्सा होता है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होता है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। थायराइड जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है 2 मेन हार्मोन, T3 एंड T4। तो T3 बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनाइन, थायरोनाइन, और थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी प्रोडक्शन को, बॉडी टेम्परेचर को, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को। इसीलिए ट्राई आयोडोथायरोनाइन है ना, इसके लिए आयोडीन लेते हैं। फिर नहीं तो आयोडीन अगर नहीं हो तो फिर ग्लैंड फूल जाता है, जो गोइटर बोलते हैं ना, घेंघा जिसको हिंदी में बोलते हैं, गोइटर। तो आयोडीन की कमी से ही होता है। फिर ये देखो, इसलिए ट्राई आयोडोथायरोनाइन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। फ्लूट मेकर होप्स पद्म अवार्ड विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज। यहाँ पे एक बांसुरी बनाने वाले पंडीराम मांडवी, याद रखिएगा पंडीराम मांडवी, इनको पद्मश्री दिया गया है इस बार। फ्लूट मेकर है ये, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फ्लूट मेकर पंडीराम मांडवी पद्मश्री अवार्डी है। पद्मश्री आपको याद रखना है कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद आता है पद्मश्री। तो आई होप ये क्रम भी आप याद रखेंगे, याद रखिएगा।
असम टी वर्कर्स प्रोन टू पोस्ट टीबी फंगल डिसीज। अब यहाँ पे पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस फंगल डिसीज के बारे में मेंशन्ड है। तो पहले तो आपको ट्यूबरकुलोसिस पता ही है ना। ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। तो इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस अपने आप में बैक्टीरियल डिसीज है। अब ये देखा गया कि जो पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस होता है तो लंग्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं। याद रखिएगा, पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस आपका लंग्स जो होता है वो वीक हो जाता है। इसी कारण से एक क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, सीपीए याद रखिएगा, क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस नाम की एक बीमारी है जो कि हो जाती है एंड इट इज कॉज्ड बाय अ फंगस। याद रखिएगा, एक फंगल इन्फेक्शन है टीवी सर्वाइवल्स में और ये फंगस है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इस फंगस का नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग जहां पे टीबी सर्वाइवर्स जिनके लंग्स डैमेज्ड हैं उनको ये होता है। और ये स्टडी की गई अभी टी प्लांटर्स ऑफ असम वाले रीजन में। वहां पे ये बहुत ज्यादा पेशेंट देखने गए टी गार्डन में, है ना। तो बहुत ज्यादा ये पेशेंट्स देखने गए, प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा 17 से 20% के आसपास है एंड पोस्ट टीबी पेशेंट्स में 50% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट टीबी तो ये बहुत ज्यादा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये जरूर याद रखना। और सीपीए बीमारी का नाम है। कार्डियक सर्जन हु परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी पासेस अवे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बात के.एम. चेरियन जी की जा रही है, डॉक्टर के.एम. चेरियन। एंड 1942 से 2025 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ रही है। एंड इंडिया की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी जो थी वो इन्होंने ही परफॉर्म की थी। तो के.एम. चेरियन जी पास अवे कर गए, कंडोलेंसेस फॉर हिम। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम ब्रेक्स इनटू 2025 इन मिशन मोड। अब बात चल रही है भारत के आपके प्रोग्राम की, स्पेस प्रोग्राम की फॉर 2025। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिसंबर 30, 2024 को हमने PSLV C60 किया, लॉन्च किया, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स, है ना। हालांकि वो सफल भी हो गया। इंडिया चौथी कंट्री बन गई है जिसने स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर ली है ना। ये आपको पता होगा कि USA, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर ली है, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन में। देन पोएम मॉड्यूल आपको पता होगा, जो 4th स्टेज है जिसमें वो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बना दिया है जिसको उन्होंने, तो पोएम 4 जिसका नाम रखा गया है, उसको सक्सेसफुली इसमें क्रॉप्स नाम का जर्मिनेशन ऑफ काउ पी सीड्स इन ऑर्बिट में हमने काउ पी सीड्स को जर्मिनेट करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में, है ना। तो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। देन आदित्य L1 हमने 6 जनवरी 2025 को द फर्स्ट ट्रांच ऑफ सोलर डेटा हमको 6 जनवरी 2025 को हमने सबसे पहला रिलीज किया है। इसके अलावा हमने थर्ड लॉन्च पैड की घोषणा कर दी है SDSC में, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर में। हमने बोला है कि एक हम थर्ड लॉन्च पैड बनाएंगे जिसको NGLV बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, और ये एक्सपेक्टेड है 2029 तक कंप्लीट हो जाना। देन इसके अलावा विकास इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया, है ना। विकास इंजन की रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को, जो कि मल्टी बर्न मिशंस में काम करेगा, विकास इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटी, वो भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, है ना। और इंडियाज पेलोड ऑन स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन, जो हमने बताया कि हमने सक्सेसफुली स्पेडेक्स मिशन में किया है। इसके अलावा स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन जो है उसमें हमने इंडियन पेलोड से डेटा निकाला, है ना। और ये भी पता होगा कि वी नारायण राव जो है, ही इज नाउ द इसरो चेयरपर्सन, है ना। ये भी आपको पता होगा। एंड कुछ और स्ट्रेटेजिक मिशन हैं जहाँ के ग्राउंड वर्क हमने ले कर दिए हैं। चंद्रयान 4 हम लॉन्च करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो स्पेस मिशन होगा हमारा वो भी लॉन्च करने वाला है। तो यही है मिशन मोड में। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे है, शुड गवर्नर्स हेड द स्टेट यूनिवर्सिटीज। क्या गवर्नर्स को स्टेट यूनिवर्सिटीज हेड करनी चाहिए? तो सबसे पहले बता दूं कि गवर्नर्स का जो रोल है एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं बोलता है कि गवर्नर जो रहेगा वो चांसलर बनाया जाएगा, बट इट इज अ कॉलोनियल एरा लॉ। ये कॉलोनियल एरा का लॉ है। 1857 में जब कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी जब, तब वहां पे ब्रिटिश कंट्रोल को यूनिवर्सिटीज के ऊपर मेंटेन करने के लिए ऐसा कहा गया था कि गवर्नर जो रहेंगे दे विल बी द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज, या फिर जो चांसलर की पोस्ट रहेगी, ठीक है ना। एंड अब इसमें चैलेंजेस क्या है? ऑथर का कहना है कि भाई ये कॉलोनियल लेगेसी है। द रोल जो है ये आपने गवर्नर को जो दे रखा है वो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के साथ एक तरह से खेलता है, एंड इट्स अ कॉलोनियल लेगेसी। डुअल
अथॉरिटी, ऑथर ने कहा कि गवर्नर जो है उसका सिग्निफिकेंट पावर होता है यूनिवर्सिटीज पे, और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, क्योंकि गवर्नर तो ऑब्वियसली बात है सेंटर की मानेगा ना, आपके स्टेट की बात थोड़ी मानेगा। ऑथर ने कहा गवर्नर जो है वो कई बार पॉलिटिकल अपॉइंटीज भी होते हैं, कई बार पॉलिटिकल रीजन से भी अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका सेंटर का एजेंडा उनका प्रियोरिटी रहता है। एंड इसके अलावा गवर्नर कई बार लैक करते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड्स और इफेक्टिव जो उनका कंट्रोल होना चाहिए वो लैक करते हैं। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि कई बार वाइस चांसलर्स का डिले, अपॉइंटमेंट में जो डिले होता है वो यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को डिले कर देता है। एंड ऑथर ने वही कहा कि कॉम्प्रोमाइज करता है स्टेट ऑटोनॉमी के साथ, तो फेडरलिज्म कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नर्स बीइंग द सेंट्रल अपॉइंटी, है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये स्टेट की ऑटोनॉमी के साथ भी वो करता है। अब इसमें कुछ कमिटीज हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए बनाई गई थी, राजा मन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन और इसके अलावा पुंछी कमीशन। तो उसमें पुंछी कमीशन ने कहा था कि गवर्नर्स को रिमूव कर देना चाहिए इस स्टैट्यूटरी रोल से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने कहा कि भाई अल्टरनेटिव मॉडल्स आप ट्राई करो, जैसे गवर्नर को आप सेरिमोनियल चांसलर बना के देख लो, है ना, या फिर कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर भी चांसलर के रूप में रहता है, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब में, है ना। और सेरिमोनियल चांसलर जहां है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र मॉडल है। और सबसे अच्छा मॉडल ऑथर ने जो कहा है वो है स्टेट अपॉइंटेड चांसलर। भाई आप चांसलर स्टेट अपॉइंटेड रखो, तेलंगाना, केरला में प्रपोज किया गया है स्टेट अपॉइंटेड चांसलर्स के बारे में, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, है ना, कि एक स्टेट की ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहेगी, कॉलोनियल लॉ भी नहीं रहेगा, ये सारी चीजें भी हैं। और लास्ट यूनिवर्सिटी इलेक्टेड चांसलर, तो ये भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, फॉरेन कंट्रीज में फॉलो होता है। बट ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि स्टेट अपॉइंटेड चांसलर जो है वो बेस्ट मेथड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे है व्हाई आर क्रिप्टो विड्रॉल्स बीइंग रिस्ट्रिक्टेड फॉर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं क्रिप्टो विड्रॉल होता क्या है। क्रिप्टो विड्रॉल का मतलब है कि जैसे जो एक्सचेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जीरोधा के थ्रू अपना शेयर मार्केट यूज करते हैं, ग्रो के थ्रू शेयर मार्केट यूज करते हैं, या किसी भी थ्रू, ऐसी जो आपका क्रिप्टो करेंसी, उसके लिए भी बिनेंस हो गया, कॉइन DCX हो गया, है ना, क्यूरेक्स हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप, एक्सचेंजेस है जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में वो कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो क्रिप्टो विड्रॉल का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पे ट्रांसफर होते हैं क्रिप्टो करेंसी एसेट्स फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू अनदर डेस्टिनेशन। जब आप एक्सचेंज से क्रिप्टो को किसी दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करते हो, एक्सचेंज मतलब जिस एक्सचेंज पे आप यूज कर रहे हो क्रिप्टो को, उससे अगर आप क्रिप्टो को ट्रांसफर कर रहे हो तो टू सम अदर डेस्टिनेशन, जैसे कि प्राइवेट अपने क्रिप्टो वॉलेट में आप एक्सचेंज कर रहे हो, या किसी दूसरे एक्सचेंज में भेज रहे हो, या थर्ड पार्टी के वॉलेट में आप भेज रहे हो क्रिप्टो को, इसको बोलते हैं क्रिप्टो विड्रॉल। कुल मिलाकर के एक्सचेंज से कंट्रोल आप अपने हाथ में जब ले लेते हो और किसी दूसरी चीज में इसको ट्रांसफर करते हो, उसको क्रिप्टो विड्रॉल कहते हैं। अब ऑथर ने इस आर्टिकल में डिस्कस किया कि क्रिप्टो विड्रॉल कई ऐप्स मना कर देते हैं कई बार बीच में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, ऑथर ने कहा कि भाई लीगल रिस्क। क्या दिक्कत है कि कई बार क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो फाइन लगा देती है कि भाई आपने इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक्सचेंज करने के लिए परमिशन दे दी। दूसरा, कई बार जो क्रिप्टो है कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में ना यूज हो जाए या इलिसिट एक्टिविटीज में ना यूज हो जाए, क्योंकि कहीं रेगुलेटेड तो है नहीं, तो ये भी डर रहता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। देन कई बार बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं इनके एक्सचेंजेस के, है ना, तो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑथर ने वही कहा कि जो अनरेगुलेटेड एंटिटीज हैं लेकिन टैक्सेशन तो दे रहे हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रेगुलेशन, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है इस केस में, क्रिप्टो के मामले में कभी भी चेंज हो जाती है, तो इस कारण से एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम होती है और वो क्रिप्टो विड्रॉल करने नहीं देते आसानी से। सो दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट, नहीं दैट इज इट नॉट फॉर द डे। एक और चीज है ऑस्ट्रेलिया डे के बारे में। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया डे मतलब कुछ लोग तो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे आए थे 1788 में। चूंकि अभी भी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रीज हैं जो ब्रिटिशर्स को ही हिज हाइनेस मानते हैं, ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए और आपका ब्रिटिशर्स हो गए, या आपके कनाडा वाले हो गए। तो ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मानते हैं ब्रिटिशर्स को, और अभी भी क्राउन के नाम पे ही वो लोग करते हैं। तो इन्होंने 1788 में जब पहली बार ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उसको सेलिब्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में। वहीं पे जो कई लोग हैं जो कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत सारे एबोरिजिनल्स यानी जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, इनको मार दिया था। इस कारण से उन्होंने एबॉलिश द डेट कैंपेन चलाई थी। अभी उन्होंने कहा था इन्वेजन डे, है ना। तो कई लोग इसको इन्वेजन डे के रूप में मनाते हैं, कई लोग इसको ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।